पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ पत्रकार जगत का एक शानदार हस्ताक्षर, शब्द प्रति शब्द से हिंदुत्व को जगाने वाले और हर वाक्य से भारतीय संस्कृति, संस्कार, आदर्श, इतिहास को गौरवान्वित करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का मैं तो क्या, यहाँ बैठे आप में से भी कोई पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ का पूरा परिचय नहीं दे पाएंगे। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ को किस किसने सुना हुआ है? वेरी गुड। तो फिर आप लोग सहर्षि मुझसे सहमत हो जाओगे कि जैसे कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, वैसे ही अभी वर्तमान में बुद्धिजीवियों के बीच में, प्रैक्टिकल बुद्धिजीवियों के बीच में पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं। मुझे नहीं लगता है पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ का कोई विधिवत परिचय दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका नाम ही काफी है। जैसे श्री राम का परिचय ये नहीं हो सकता है कि वो अयोध्या के राजा थे, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी, उनको कितने सालों का वनवास हुआ। इसीलिए रामायण लिखने वाले तुलसीदास जी से भी जब राम का परिचय पूछा गया तो तुलसीदास जी भी परिचय नहीं दे सके। तुलसीदास जी ने बस इतना कहा कि राम, बस राम राम ही है। तो मैं भी आपसे हाथ जोड़ के इतना कहती हूं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी हिंदू श्रेष्ठ ही है। यदि आप सच जानना चाहते हो तो आपको स्वयं को इनका वक्तव्य सुनना होगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में शिकागो गए तो उन्होंने जो 3 शब्द यूज किए थे, मेरे भाई बहनों, उन 3 शब्दों की वजह से पूरा विश्व जान पाया स्वामी विवेकानंद को कि ये वसुदेव कुटुंबकम वाले भारत से आया है। अयम निजम परो चेती गणना लघु चेतसाम उद्धार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। तब अमेरिका ने और पूरे विश्व ने ऐलान किया कि ऐसा महात्मा तो भारत देश से ही आता है, भारत देश से ही आ सकता है। तो ऐसे भारत और हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ। मैंने जितना इनको जाना है, जितना इनके वक्तव्य को सुना है, उसके आधार पर मैं 2 लाइन में ये बता सकती हूँ आपको सार रूप में। पहुंचकर आंसू अपनी आंखों से, हिंदुओं के लिए स्पेशली, पहुंचकर आंसू अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा। सर उठाओ तो कोई बात बने, सर उठाओ तो कोई बात बने। और पाकिस्तान को गालियां देने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान को गालियां देने से कुछ नहीं होगा। अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को, अपनी आत्मा, अपना प्रथम मंत्र का मतलब आप समझ सकते हो, अपनी आत्मा, अपना मंत्र और अपना प्रथम धर्म समझो तो कोई बात बने, समझो तो कोई बात बने। धन्यवाद। भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहां पैदा हुआ, मैं जहां पढ़ा, मेरे मन में एक ही छवि थी कि अग्रवाल बनिए होते हैं और सिर्फ 2 और 2 4 करने में बिजी रहते हैं और व्यापार के अलावा इनका और कोई दूसरा काम नहीं होता। ये जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब की बात है, लेकिन अब मेरा मानना यह है कि जिस राष्ट्र के अंदर व्यापारी समाज जिस दिन राष्ट्र की चिंता करता है, उस दिन इजराइल पैदा हो जाता है। इसलिए एकल श्री हरि सत्संग समिति सूरत, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन गुजरात, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने बीच बुला के मुझे इतनी इज्जत दी। ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा गया जो मुझे कभी कभी शक भी होने लगता है
लेकिन यह आपका मेरे प्रति सम्मान है। ये बात बार बार बीच में होती है। पुष्पेन जी के कई सारे नाम आजकल नए नए हो गए हैं। हिंदू हृदय सम्राट, कभी कभी इस शब्द से इसलिए डर लगता है कि जो हिंदू हृदय सम्राट थे, जिनके साथ ये टाइटल जुड़ा हुआ था, उनका आजकल बुरा हाल है। इसलिए मैं मानता हूं कि देश और राष्ट्र का जो चरित्र है, उसमें दुनिया में कोई भी राष्ट्र कभी भी इस बात से उसकी हानि नहीं हुई कि उसके ऊपर किसने राज्य किया, कितने समय तक वो गुलाम रहा। राष्ट्रों की हानि इस बात से ज्यादा हुई कि जब उस गुलामी की बेड़ियों के बाद आपको लगता है कि हम आजाद हो गए, उसके बावजूद भी आपने लगातार आक्रांताओं को अपना हीरो माना। आक्रांताओं ने आपके इतिहास में जगह बनाई और आपकी नस्ल दर नस्ल उन आक्रांताओं का गुणगान किया गया। इससे ज्यादा राष्ट्र कमजोर होते हैं। जितना भी इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, झूठा सच्चा जैसा भी है, एक बात सिद्ध करता है कि इतिहास में जो भी विजयी होता है, और शायद हम लोग इस थ्योरी को कम मानते हैं क्योंकि हमारी परंपरा और आस्था, जो हमारा इतिहास है, उसमें युद्ध के भी नियम थे। सूरज ढल जाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा, फिर एक दूसरे के जो घायल सिपाही होंगे उनकी मरहम पट्टी होगी। हम उस परंपरा से निकल के आए। आज भी शायद हम यही मानते हैं कि यह आदर्श स्थिति एक दिन जरूर आएगी। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो विजयी होते हैं। इतिहास में कभी यह नहीं लिखा जाता कि हारने वाला बहुत आदर्शवादी था, उसके मूल्य बड़े उच्च कोटि के थे, उसने युद्ध में क्या नियम पालन किया या नहीं किया। इसलिए हम बहुत आदर्शवादी रहे, लेकिन हमारे आदर्श से हम अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं और आस्थाओं को बचा नहीं पाए। इसलिए मुगलों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, पुर्तगालीज ने क्या किया, यह एक विषय हो सकता है। लेकिन आज भी आजाद भारत में उन तमाम आक्रांताओं का गुणगान, उनका महिमा मंडन, उनके नाम से सड़कें, उनके नाम से शहरों के नाम। और यहीं तक नहीं रुके हम लोग। जब समाज झूठ पढ़ना, झूठ सुनना और झूठ बोलने का आदी हो जाता है, तो उस समाज के अंदर से साहसी लोग कम पैदा होते हैं, पुरुषार्थी कम पैदा होते हैं। शायद यही वजह है आज भी हमें कहा जाता है कि हमें 70 साल से हम आजाद हो गए हैं। हम 75 साल का कोई गुणगान भी आजकल कर रहे हैं, कोई महोत्सव भी बना रहे हैं। ये सरकारें हैं, उनको सरकारों को करना चाहिए। लेकिन आज भी हमारी अगली नस्ल भी, हमारे बाद की पीढ़ी भी, इतिहास की किताबों में 70% चोर, उठाई गिरे, बलात्कारी, लुटेरों को आज भी हमारा हीरो बताया जा रहा है। हम कुछ भी कर लें, कितना, और हम 90 करोड़ सनातनी हिंदू इन 70 सालों में कभी इस बात के लिए एकजुट नहीं हुए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि ये जब सब कुछ हो रहा था तो आपने क्या भूमिका निभाई, आपने उसका प्रतिरोध किया कि नहीं किया, या आपने भी सोचा सिर्फ सरकार का काम है, सरकार करेगी, शिक्षा मंत्रालय का काम है, शिक्षा मंत्रालय करेगा। क्या सच में हमने इन 70 सालों में उस इतिहास को बदलने वाली सरकार को कभी चुना? क्या यह हमारी मांगों में कभी प्रायोरिटी रहा? इसलिए हम आज जो स्थिति है उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। हमने इन बुनियादों पर सरकार ही नहीं चुनी है। हमारी सरकार चुनने के पीछे यह सरकार कितनी छूट देगी इनकम टैक्स में,
जीएसटी में कितनी छूट देगी, हमें कितने महीने की बिजली छूट में मिलेगी, कितना राशन हमें सस्ता मिलेगा, इन बेसिक चीजों से ऊपर नहीं उठे। और सरकारों और सत्ताओं और राजनेताओं ने भी आपको कभी यह बोध नहीं कराया। बहुत कम दुनिया में देश होंगे जहां इन बुनियादों के ऊपर चुनाव होता हो और हम राष्ट्र चलाने के लिए उस देश की एक सत्ता को चुनते हैं। इसलिए यह बदलाव, जिसे लोग बहुत छोटा सा मानते हैं, कि देश में एक सरकार बदल गई है, मैं आज भी मानता हूं सरकार का बदलाव करना सबसे आसान काम है। सबसे कठिन काम हम अपने समाज की सोच को बदले, यह सबसे डिफिकल्ट काम है। और अक्सर लोग चलते फिरते एक पासिंग रिमार्क देते हैं कि भारतीय समाज कभी बदल नहीं सकता, अलग अलग वर्गों में बटा है, जातियों में बटा है, जातियों के अंदर सब जातियों में बटा है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि कम से कम 70 सालों के बाद आप पहली बार बदले, और बहुत थोड़ा सा बदले, तब 2014 पैदा हुआ। और यह बदलने की प्रक्रिया 2014 में जब विश्व के तमाम लोगों ने आपका मूल्यांकन किया, आपके बारे में लिखा, हर भाषा के अखबारों ने लिखा, तब उसमें एक एलिमेंट बहुत स्ट्रांग था। तब भी लोग ये मानते थे कि हो सकता है पिछली सरकारों से बहुत ज्यादा नाराज हो गए हों आप, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपने किसी को जिता दिया। मैं भी इस बात को नहीं मानता कि 2014 में कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि हमारा जितना इतिहास है, खासतौर से सनातनी हिंदुओं का, वो सरकारों के मामले में बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछें और इसकी व्याख्या करने को कहें, तो मैं मानता हूं कि 2019 ने यह साबित किया कि आप सच में बदलना चाहते हैं। और जब आप बदलते हैं तो जिनको सत्ता पे बिठाते हैं, वो जो भी हों, उनको भी इस बात का एहसास होता है। आप 214 से 2019 तक का कालखंड देखें, उस दौर में बहुत सारी बातें तो हुई, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे राष्ट्र मजबूत होता हो। देश चला, देश में बहुत सारे नियम बने, कानून बने, छोटे बड़े बने, तो सरकारों में बैठने वालों को भी अंदाजा था कि पता नहीं आगे के बारे में यह समाज क्या सोचेगा। और एक लंबे कालखंड के बाद भारतीय राजनीति का जो केंद्र है, जो मूल है, कोई 5 लोकसभा चुनाव मैंने अपने जीवन में देखे। हर चुनाव में चुनाव की घोषणा हुई और यकायक मीडिया में आना शुरू हो जाता था, ये फला कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां इतने बनिए हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने यादव हैं, इतने दलित हैं, इतने मुसलमान हैं। इस बुनियाद पे हमारी एनालिसिस पिछले हर लोकसभा चुनाव में हुई। लेकिन इसमें एक खास बात यह थी कि आप सब कुछ थे, लेकिन आप कभी सनातनी नहीं थे। मैं एज ए पॉलिटिकल विज्ञान का छात्र होते हुए इस बात को दूसरे तरीके से देखता हूं। आप पहली बार आचार्य चाणक्य से ले लें, बहुत पीछे न जाएं, आप पहली बार आप 2014 और फिर 2014 में 2019 में उससे ज्यादा आपने यादव ठाकुर बनिया होकर वोट नहीं दिया, आपने सनातनी हिंदू होकर वोट दिया। इस 2019 के परिणाम से
जो आज आप सोचते हैं कि यकायक ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब इंस्टीट्यूशन के अंदर जो इस देश को अंदर से खोखला कर रहे थे, जो इस देश को आंतरिक चुनौतियां दे रहे थे, वो तमाम सारे लोग बेनकाब होने लगे। हम यही समझते थे पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और कुछ मुल्क भारत के विरोधी हैं। आपको पहली बार पता चला कि भारत को बाहर से जितनी चुनौती है उससे 100 गुना चुनौती अंदर से है। यह चुनौती आपको विश्वविद्यालयों में बैठे हुए प्रोफेसर्स, यह चुनौती आपको ऐसे प्रोफेसर से है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं यूजीसी के माध्यम से, और उनके छात्र गढ़चिरौली के अंदर फिरौती का काम करते हैं। वो माओवाद को, वो वामपंथ को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, वो भारत की सत्ता व्यवस्था, भारत की पुलिस, भारत की सेना के खिलाफ किस तरीके की मुहिम चलाते हैं, वो विश्वविद्यालय में बैठ करके कैसे नारे, कैसे नैरेटिव देते हैं, भारत के संविधान का कैसे गलत तरीके से कोट किया जाता है, सेलेक्टिव कोट किया जाता है। इसलिए हर वो घटना जो बाहर हो रही है बॉर्डर पर, हम सब ये समझते थे कि भारत को पाकिस्तान से खतरा है, बॉर्डर पे खतरा है। इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में हमने एक गैप बना रखा था कि पाकिस्तान से होने वाली घटना एक्सटर्नल है और हमारे भारत के अंदर जो घटना हो रही है इसका सिर्फ अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं, मेरे साथ रॉ के पूर्व डायरेक्टर कर्नल आर एस सिंह साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट जनाब सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, ये तमाम सारे लोगों ने पिछले 10 साल की स्टडी में यह पता लगाया कि आज हमारे यहां जो भी घटना भारत के अंदर घटती है उसके अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशंस क्या हैं। हम ये समझते थे कि सिर्फ ये हमारा आंतरिक मामला है, इसलिए बाहर वालों का रोल इसमें नहीं है। इन 7 सालों में आपने पहली बार भारत के अंदर ये सफेद पोश अलग अलग रूपों में एक माफिया है जिसे आप पीआईएल माफिया कहते हैं, जो हर चीज के ऊपर पीआईएल लगाता है, हर चीज पे पिटीशन डालता है। तब जाके पता चलता है कि जज साहब जो किसी एक वामपंथी ग्रुप के प्रोफेसर को पकड़ लेती है तो उसी वामपंथी प्रोफेसर के साथ जज साहब की बीवी उसके एनजीओ में काम करती है। इसलिए सरकार कितनी भी ताकतवर हो जाए, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए जज साहब सुबह 4 बजे कोर्ट को खोल करके आप उन्हें जमानत दे देते हैं। इसलिए हर वो चीज जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तब पता चलता है कि भारत से बाहर के तार उनके इतने मजबूत हैं कि भारत सरकार किसी सरकार से, दूसरी सरकार से मिलकर के कोई हवाई जहाज खरीदे, उस हवाई जहाज की तकनीकी क्या है वो एक्सपर्ट जानते हैं, लेकिन फिर भी उस हवाई जहाज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। आप कोई हथियार खरीदें तो विश्व स्तर पर जब आप कोई हथियार खरीदते हैं तो उसके अंदर कुछ बदलाव उस सरकार से, उस हथियार बनाने वाली कंपनी से मिलकर के आप करवाते हैं। फिर उनका सार्वजनिक उनका मुजाहिरा नहीं करते, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करते कि इसमें यह भी है, इसमें यह भी है, इसमें यह भी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे यहां राफेल नाम का एक प्लेन आया, राजनीतिक लोग उसका विरोध करें, करप्शन के चार्ज लगाएं, यह मेरा विषय नहीं, लेकिन राफेल कैसे खरीदा गया वो सारा सार्वजनिक है।
लेकिन अब सवाल इस पे सुप्रीम कोर्ट बार बार ये उठाता है कि राफेल में ये तकनीकी क्यों लगवाई गई, इस तकनीक की जरूरत क्या थी, इसकी कीमत किस लिए बढ़ाई गई। मैं समझता हूं कि किसी दुनिया के देश में आपने इस तरीके की बेवकूफी नहीं देखी होगी। एक बार आप कर लें, राजस्थान का चुनाव हुआ, राफेल पे सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया गया, चुनाव समाप्त हो गया, फिर राफेल आ गई। भाई आप देश की सुरक्षा के जो साधन हैं, जो यंत्र हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट में नंगा नहीं किया जा सकता। आपको एक्सपर्ट के साथ बैठ करके मीटिंग करनी चाहिए, लेकिन आप डेली बेसिस पे सुनवाई कर करके उस जहाज की तमाम वो चीजें जो गुप्त रखी जानी थी वो सार्वजनिक कर रहे हैं। एक पूरा माफिया इसी काम में लगा हुआ है। इसीलिए अभी सरकार ने 4 धाम योजना की जो घोषणा की है, उस 4 धाम योजना में कुछ सड़कें बननी है। इसलिए हम उसकी जो बारीकी है उसके बारे में नहीं ध्यान देते हैं। 4 धाम योजना के तहत जो सड़कें बन रही हैं, अब सरकार ने हमसे कहा, आपसे कहा, सबके सामने कहा कि हम 4 धाम योजना बना रहे हैं, उसमें कुछ खास किस्म की सड़कें हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये माफिया जिनके बाहर से तार मिले हुए हैं, उन्होंने उस 4 धाम योजना का विरोध किया और आरोप लगाया गया कि यह सरकार कुछ हिंदुओं को और हिंदुत्व को बढ़ा रही है। क्योंकि यह कहने से बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि रेडीमेड आपको बहुत बड़ी ताकत में लोग मिल जाते हैं। सरकार ने कई बार अपने एमएससीज के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भेजा कि सरकार इसके बारे में कुछ बातें सार्वजनिक नहीं करना चाहती, लेकिन सरकार को मजबूर किया गया। अब सड़कें बन रही हैं, योजना के तहत कोई खास इलाके में सड़क बनाई जा रही है, यह भी सुप्रीम कोर्ट को पूछना है, उसको मैं भी सार्वजनिक नहीं करूंगा। लेकिन इतना मजबूर किया गया कि सरकार को बंद लिफाफे में बताना पड़ा और उस माफिया ने दबाव बनवा करके उस लिफाफे की जो गोपनीयता थी उसे भंग करवा दिया। लेकिन यह चल रहा है। यह 4 धाम योजना सिर्फ धामों की यात्रा के लिए नहीं बन रहा है, इसके अंदर कई गुप्त काम हो रहे हैं जो मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन इस तरीके का सिस्टम हमारे देश में सब जगह है। कोई आंदोलन हो उसमें भी होता है, आप कह सकते हैं, लेकिन इस देश में किसी ने नहीं कही बात कि हम अपने संविधान में कोई संशोधन करें, हम अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से करें। और संविधान में संशोधन पिछले 50 साल में कई सौ बार हो चुका है और संविधान होता ही है कि समय समय पे उस पर संशोधन होता है कि जो परिस्थिति 1947 में थी, 50 में थी, 75 में थी, 95 में थी, 2021 में अलग है। लेकिन हम संशोधन अपने देश को ध्यान में रख के करेंगे, ना कि पड़ोसी को ध्यान में रख के करेंगे। लेकिन आपने खुली छूट दे दी कि हमारे परिवार के अंदर के मामलात में भी बाहर का दखल है, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ी जनसंख्या है जो हमसे ज्यादा, जिसकी आस्थाएं बाहर के साथ हैं। इसलिए उनको हमारे इंटरनल मामलात के अंदर संसद तक में घुसने का मौका मिला हुआ है। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज मेरे और आपके सामने इन आंतरिक चुनौतियों से लड़ने का काम सेना का नहीं है, सरकार का नहीं है। आंतरिक चुनौतियों से मुझे और आपको लड़ना है और यह मान के आपको लड़ना पड़ेगा कि यह पहले आपको नुकसान पहुंचाएंगी। पुलिस वाला हर एक घर के बाहर नहीं खड़ा हो सकता। आपके गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, कौन यकायक आपके गली में आके रहने लगा, कौन आपके मंदिर के पास यकायक एक पूजा करने लगा, आपके शहर में यकायक बहुत सारे फकीर आने लगे, यह पुलिस नहीं चेक करेगी।
और वो इसलिए नहीं करेगी कि यहां 135 करोड़ की आबादी है ऑफिशियली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 5.5 करोड़ लोग इस देश में घुसपैठिए रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई फिर पुलिस करती क्या है? तो कोई हमने बड़ी 1947 से लेकर 2021 तक कोई बड़ी आदर्श स्थिति नहीं बनाई थी। हम तथाकथित तौर पे आजाद हो गए, कुछ अंग्रेज चले गए, कुछ ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से कुछ चीजें उन्हें दे गए, लेकिन व्यवस्था वैसी ही थी। लिहाजा हमारा दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस पे कम ध्यान है। हमारे अधिकार क्या हैं, इस पे ज्यादा ध्यान है। लिहाजा आज हम सब अलग अलग जगह अलग अलग कारणों से इस आंतरिक चुनौतियों के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर दिल्ली राज्य की सरकार, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, यह बीमारी वैसे हर राज्य में हो गई है, अगर एक राज्य सरकार चुनाव लड़े और चुनाव में यह घोषणा करे कि हम 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली माफ करेंगे, तो दिल्ली जो बड़ी वाइब्रेंट जगह है, दुनिया के तमाम लोग वहां आते हैं, सारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं वहां के लोगों की आंखों से गुजरती है, उसके बावजूद भी ऐसे समाज के लोग 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने के बिजली के बिल पे अगर सरकार में उन लोगों को बिठा दें जो सार्वजनिक तौर से कहता हो कि ये जो रोहिंग्या आए हैं इनका भी अधिकार है, इसलिए पानी की सप्लाई उन्हें पहले करनी है, वो ना रोहिंग्या के अधिकार में इंटरेस्टेड है, ना पानी में इंटरेस्टेड है, वो इसमें इंटरेस्टेड है कि इनकी जो ताकत है वो मुझे सत्ता तक पहुंचा सकती है, इसलिए शुरू हो गया। और हम कभी कभी कोई हमें ऐसा सस्ता सा गिफ्ट दे दे, रिश्तेदारी में दे दे, तो हमको अरे मान सम्मान को चोट लगती है कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मैं तो इतना महान आदमी हूं, मुझे इतना सस्ता सा गिफ्ट दे दिया, मेरी पूरी शख्सियत और पर्सनालिटी को इतने हल्के में नापा। मन में यह ठेस होती है बहुत लोगों के। लेकिन सरकारें आपके मुंह पे फ्री चावल, फ्री दाल, 1 महीने का खाना, बिजली का बिल, ये हमें इसमें खरीद रही हैं और इसमें हमें ठेस नहीं पहुंच रही। हमारा स्तर इतना नीचे तक आ गया है, यह हमारे अंदर हमारे मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता है। इस व्यवस्था में बहुत सारे काम ऐसे हैं क्योंकि हम 70 सालों से सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी ने भी रुक करके आज तक यह नहीं पूछा, हमारे पास समय बहुत होता है, हम दुनिया की बातों पर चर्चा करते हैं, लेकिन किसी ने एक बार यह नहीं पूछा कि यह कैसे लगता है, एक अजीब हंसी और मजाक सा नहीं लगता आपको कि जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उन्हीं अंग्रेजों ने 1857 में जो क्रांति हुई, उस क्रांति के माध्यम से अंग्रेज और भारतीय लोग आमने सामने आ गए, इसलिए बहुत सारे अंग्रेज मारे गए उसमें। इसलिए अंग्रेज यहां जिस पर्पस से आए थे, उनको लगा कि अगर हमने इसका तोड़ नहीं निकाला तो ये जो आमने सामने की लड़ाई होगी इसमें अंग्रेजों को नुकसान होगा, क्योंकि उनकी उतनी गिनती नहीं थी, उनके पास इतनी सेना नहीं थी। 1857 से यह चिंतन और मनन अंग्रेजी में होने लगा। यहां से लेके ब्रिटेन की सत्ता तक में इस बात की चिंता होने लगी कि इसका हल क्या निकाला जाए। आप सोचिए कि वो हमें कितना बड़ा मूर्ख समझते होंगे, हमारे ऊपर हंसते होंगे कि हम कैसे कैसे लोग हैं, अजीब और गरीब टाइप की चीजों को मान लेते हैं। इसलिए मुझे कभी कभी हंसी इस बात पे आती है कि किसी ने हमको लूटा, किसी ने हम पे राज किया, इसका दुख नहीं है, लेकिन हमें कितना मूर्ख समझा इसका दुख है। 1857 की घटना के बाद जो प्लानिंग हुई, उस प्लानिंग के तहत उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है, उस जिले का नाम है इटावा। पिछले कई सालों से वो किसी एक नेता का क्षेत्र कहलाता है, इसलिए ज्यादा चर्चित है।
आप सोचिए कि इटावा का एक कलेक्टर था, उस कलेक्टर को यह काम सौंपा गया कि आप इसका कोई रास्ता निकालें। उसने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की एक दुकान थी, उसकी नींव रखी और यह कह के रखी कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जो लोग अंग्रेजों के संपर्क में हैं, जो इस भारतीय समाज में भी जिनकी भूमिका है, उन सब लोगों का एक क्लब होगा। लिहाजा जब भी कोई गतिरोध पैदा होगा अंग्रेजी शासन के बीच में, तो ये लोग भारतीय, जो आम भारतीय है, उन तक पहुंचाएंगे। यानी उन्होंने अपने और क्रांतिकारी भारत के बीच में एक हिंदुस्तानी दीवार खड़ी कर दी, जिसको आप कह सकते हैं कि तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म वो इटावा का जो कलेक्टर था A.O. ह्यूम, उसने रखी। और हमको यह बताया गया कि कांग्रेस का जन्म अंग्रेजों से लड़कर के आजादी लेने के लिए था। यह दुनिया में पहली बार हो रहा था कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कैसे आजाद कराएंगे, हमारे साथ मिलकर हम एक संगठन बनाते हैं और फिर हम इसको अंग्रेजों को भगा देंगे। अंग्रेजी संगठन बना रहा है और अंग्रेजों के खिलाफ बना रहा है, और चार चार लाइन से सब कुछ अवेलेबल है। एक नहीं, जिन्होंने नींव रखी ह्यूम साहब ने, उसी के बाद 1888 में जॉर्ज यूले कांग्रेस का अध्यक्ष बना, 1879 में सर विलियम बने, 1894 में एल्फ्रेड बेब बना और 1904 में हेनरी कॉटन बना। यानी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये अंग्रेज। और इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के लोगों को अंग्रेजों से आजादी दिला रही थी, ये लोग सहयोग कर रहे थे उसमें। खुलेआम मूर्ख बनाया हमको और हम चल रहे। इसलिए जब 1947 की बात जब भी आती है तो हमसे कहा जाता है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। इतनी चर्चाएं हमारे यहां होती हैं, कभी पूछा नहीं किसी ने कि भाई 15 अगस्त 1947 की तारीख कहां पे तय हुई थी, क्या विशेष बात थी 15 अगस्त 1947 में, कहां लिखी हुई है ये, कहां डिबेट में कहीं मिलता हो, जो ब्रिटिश की लाइब्रेरी उस पार्लियामेंट में डिबेट हो, कहीं उसमें मिलती हो? नहीं, उसमें भी नहीं मिलती, हमारे यहां भी नहीं मिलती। लेकिन इस झूठ को हम चला रहे हैं, और क्योंकि समाज रुक करके पूछना नहीं चाहता है कि आखिर 15 अगस्त 1947 की डेट कहां पे लिखी थी भाई। जो उनका ओरिजिनल प्लान था वो तो जून 1948 का था, फिर ये 15 अगस्त को जल्दी जल्दी क्यों बताया गया कि देश आजाद हो रहा है। और हम सब 70 सालों से समझ रहे हैं कि भारत आजाद हो गया है, भारत आजाद है, 15 अगस्त को आजाद हो गया। 26 जनवरी मनाई जाती है कि उस दिन हमारा संविधान लागू था, हम गणतंत्र हो गए। यानी तेजी से हमने पूरे समाज को, इस बीच में बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े संसद सदस्य आए, बड़ी बड़ी बहसें करने वाले आए, बड़े ज्ञानी आए। राज्यसभा जो हमारा एक सदन है जिसमें कहा जाता है बौद्धिक लोगों को रखा जाता है, लेकिन यह चर्चा किसी ने की नहीं आज तक, और हम उस झूठ को आगे चला रहे हैं। भारत में 1958 ये तथ्य छुपाए गए, इन चीजों को आपको पता नहीं, इसलिए आप जीवित हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बैक ऑफ माइंड में आप लगातार इस बात से परेशान हैं कि 1947 में अगर हम आजाद हो गए थे तो 1948 में जो दुनिया में जिसने सबसे ज्यादा अत्याचार झेले उनकी गिनती बहुत कम थी। वो इजराइल 1948 में बनता है और दुनिया का नंबर 1 देश होता है। और हमारी इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी पावरफुल सभ्यता, इतने बड़े आदर्श, हम 70 सालों के बाद भी आज भिखारियों की तरह बात करते हैं। पूरे समाज का कोई ऐसा नहीं लगता है कि हम सीना तान करके सर उठा के बात करें, क्योंकि हम आज भी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमने कभी इसकी मांग नहीं रखी कि भाई
दुनिया में रोज सुबह से शाम तक हम चलते फिरते कहते हैं, इसलिए नैरेटिव का बड़ा असर होता है। जो जीता वो सिकंदर, हम बड़े फ्लुएंटली बोलते हैं। हमने कभी नहीं बताया कि जिसने सिकंदर को जीता वो चंद्रगुप्त, नहीं बताया हमने बनी बनाई रेडीमेड नारे लगाए। हमारे मन मस्तिष्क में सिकंदर, लोदी, इब्राहिम, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, ये लंबी फहरिस्त है जो हमें पूरी याद है। जिस अशोक का सिंबल हमारे नोट पे छपता है, जिस अशोक की लाठ भारत सरकार की लाठ है, जो स्तंभ पे लगा हुआ है, हमने आज तक किसी एवरेज बच्चे को नहीं बताया अशोक कौन था और अशोक का पिता कौन था। ना आपस में बताया, ना स्कूल के बाहर बताया, ना स्कूल के अंदर बताया। यानी जिन आदर्शों से, जिन सिंबल से, जिन शख्सियत से हमारे अंदर एक गौरव का भाव पैदा हो, उसको पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। हम सिर्फ एक मैकेनाइज तरीके से मशीन बन के पढ़ते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं, और हमारे समाज के लोगों का सिर्फ एक ही काम रह गया है, नंबर कितने आए, विदेश में कौन सा स्कॉलरशिप तुम्हें मिल सकता है, इस पर्टिकुलर फील्ड में जाने से तुम्हें पैकेज अच्छा मिलेगा। हमने सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं सोचा, और यह माना कि शिक्षा और ज्ञान एक ही चीज है, दो अलग अलग चीजें हैं। शिक्षा सिर्फ आपको स्कूल दे सकता है, कॉलेज दे सकता है, फिजिक्स का फॉर्मूला, केमिस्ट्री का फॉर्मूला पढ़ा सकता है। उस 3 घंटे के इम्तिहान में आपकी मार्कशीट में बेहतर नंबर आ सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान का केंद्र है वो स्कूल नहीं है। जो हमने शिक्षा प्रणाली अपनाई तथाकथित 1947 के बाद, ज्ञान की जितनी भी जगह थी इस गुलामी के कालखंड, और जो मुगल आए और जिन्होंने आपकी बड़ी बड़ी नालंदा से लेकर बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय जला दिए, उस कारण आज भी आप ये समझते हैं अच्छे नंबर, अच्छी मार्कशीट, यही जीवन का उद्देश्य है। दुनिया में जिन जिन देशों में मार्कशीट, नंबर, बड़ी तनख्वाह, बड़ा पद, यह किसी व्यक्ति को मिल सकता है, लेकिन अच्छी मार्कशीट ने कभी राष्ट्र नहीं बचाया। इसलिए हमको अपने ही आदर्शों पे हीन भावना होने लगी। 1947 में 80% गुरुकुल थे भारत में, लेकिन ट्रांसफर ऑफ सत्ता के माध्यम से जो लोग सत्ता में बैठे, उनके कैसे हाथ बंधे हुए थे, इसकी एक वानगी देखिए। 1958 तक भारत में संयुक्त भारत का एक शख्स जिसने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, दुनिया भर का भ्रमण किया, 60,000 की सेना बनाई, 26,000 लोग मारे गए सैनिक, और देश की जितनी भी हमारी सैनिक टुकड़ियां थी उसके अंदर विद्रोह हो गया। उसने आपकी करेंसी चलाई, बैंक चलाया, और भारत की आजादी की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की। उसकी आजादी की घोषणा का फर्क देखिए, यह मैंने सुबह भी बोला कि जब उन्होंने भारत की आजादी की घोषणा की तो विश्व के 11 देशों ने, जिसमें उस समय का सोवियत यूनियन, उसने भी मान्यता दी है। 11 देशों ने उसकी सरकार को, उसके बैंक को, उसकी करेंसी को और उसके प्रधानमंत्री घोषित होने को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन हमने उसे अपना हीरो नहीं माना। लेकिन उसी गुलाम भारत में 1946 में एक घटना घटती है। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे मौलाना आजाद। नया अध्यक्ष चुना जाना था, इसलिए गांधी जी ने मौलाना आजाद से कहा आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि नया अध्यक्ष चुना जाना है। और जेपी कृपलानी साहब को इंटरिम अध्यक्ष बनाया 1946।
और उस वक्त देश भर की जो 15 प्रोविंशियल असेंबली थी, उनसे कहा कि आप गुप्त मतदान करें कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। और वो चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था कि 1946 में इस ट्रांसफर ऑफ पावर को किस तरीके से स्मूथली अपने चापलूसों को सत्ता पर बैठाया जाए। तो डोर कहीं और थी। तो जेपी कृपलानी को आपने इंटरिम अध्यक्ष बनाया और वो प्रोसीडिंग शुरू हुई। पूरे देश की 15 प्रोविंशियल असेंबलीज ने कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के लिए गुप्त मतदान किया। आप सोचिए कि उसमें से 12 वोट सरदार पटेल को मिले। खुद शायद एक कृपलानी जी को मिला, एक नेहरू जी को मिला, और एक वोट शायद इनवैलिड हुआ, शायद, मेरा ज्यादा ख्याल है। जो आदमी 15 लोग, यानी 15 प्रोविंशियल असेंबली के 15 लोगों ने जिसे एक भी वोट नहीं दिया, जो अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सका, उसे हम प्रधानमंत्री मान बैठे। जब भी जिक्र आता है तो सुभाष का नहीं आता, उन साहब का आता है, जो अपनी पार्टी का भरोसा नहीं जीत पाया। लेकिन यह चला हमारे यहां। और फिर वो जिस तरीके से पहले से तय था, मैं उस बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता। अब जब इस विषय की चर्चा होती है तो बहुत सारे लोग, ये जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जिन्हें आप कहते हैं राष्ट्रवादी, जबकि मैं कोई मानता हूं राष्ट्रवादी कोई ताकत होती नहीं है, राष्ट्र अपने आप में ताकत होता है। इनकी समस्या यह है कि ये सुनी सुनाई बातों का बड़ा प्रचार करते हैं। किसी ने कह दिया था, हमने कहीं सुन लिया था। ये ना अपनी कोई किताब लिखते हैं, और उस किताब में क्या तथ्य होने चाहिए वो भी नहीं लिखते। लिहाजा स्थिति आज की डेट में यह है कि जब वो तथ्य बाहर आ रहे हैं, जब वो फैक्ट बाहर आ रहे हैं, तो देश में उथल पुथल बढ़ गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी ताकतें इंटॉलरेंट हो गई हैं। अगर ये इंटॉलरेंस 1947 से 50-55 तक दिखाई होती तो आज ये भारत की स्थिति न होती। इसलिए 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी ऑफिशियली की जाती थी। कोई आपको इस बात का जवाब नहीं देगा कि 1966 तक भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी MI6 को सीधे रिपोर्ट करती थी, हम आजाद हैं। आपके संविधान में एक नहीं 85 ऐसे गुनाह हैं जिसकी चर्चा नहीं होती। कभी कभी लगता है कि क्या झूठ बोला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 की 80% फोटोकॉपी है और हमसे कहा जा रहा है कि हम आजाद हो गए, हमारा संविधान। उस संविधान में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको शायद किसी ने कभी बताई नहीं होंगी, और क्योंकि आप उसके पीछे की क्राइम का तरीका बदल गया। लेकिन आज भी 1860 के कानून के तहत भारतीय पुलिस गवर्न हो रही है। आज भी 1861 का एविडेंस एक्ट के तहत भारत गवर्न हो रहा है। 85 ऐसी चीजें। हम उस पुलिस वाले को समझ रहे हैं कि यह पुलिस वाला हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन आपको अफसोस भी होगा कि 2019 के कोरोना से लड़ने के लिए 1897 का पेंडेमिक एक्ट है, उससे हम चला रहे हैं। उससे आज की हम कोरोना को लड़ रहे हैं। उस वक्त कोई बीमारी आई होगी, उस वक्त के लिए वो कानून बना होगा, क्या परिस्थितियां रही होंगी, कौन सी बीमारी आई थी, लेकिन एक्ट वही है, प्रावधान वही है। और आप 2021 हो गया, वो बदला नहीं गया। इसलिए चलना कहां है, जाना कहां है, ये पता ही नहीं है। मूल में नहीं जा रहे हम। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज जो चुनौतियां हैं वो भारत के सामने आंतरिक हैं, और इन चुनौतियों को लड़ने के लिए, लड़ने से यहां मेरा मतलब यह नहीं कि हर आदमी हथियार लेकर निकल जाए। इसकी पहली सीढ़ी है कि आपने ये जो आज का प्रोग्राम किया है,
यह इस बात को दर्शाता है कि आप आज की चुनौतियों को जानना चाहते हैं। हौसला तो मिलता है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हम बहुत साधारण सा काम कर रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि आपकी तकलीफ का कारण क्या है। आपको एक डोज लगा दी, आप ठीक हो गए, फिर 10 दिन बाद बीमार हो गए, फिर डोज लगा दी, लेकिन कोई यह नहीं बता रहा है कि तुम्हारे दर्द का कारण यहां छुपा हुआ है। जब तक वहां ठीक नहीं होगा, आप खुश नहीं हो सकते। तो हम भौतिक चीजें अपने पास इकट्ठा करके खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक नहीं, 1000। इसलिए एक फ्रॉड आया, क्योंकि सत्ता में बैठने वाले लोगों को अपनी सत्ता कायम रखनी थी, तो कहा गया कि सारे धर्म बराबर हैं। अब यह समझ नहीं आया, कम से कम मुझे आज के आधुनिक भारत में तो समझ में नहीं आता कि सारे धर्म हैं भी कि नहीं। बराबरी जब होगी, जब सारे धर्म होंगे। तो धर्म की परिभाषा ना हमारे गुरु घंटालों ने बताई, ना गुरुओं ने बताई, क्योंकि उनका एजेंडा है कि भावुक भावनाओं से खेलो। जो हमारे परिवार की भोली भाली महिलाएं हैं, माएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनसे भावुक बात करो, इमोशंस को इतना ऊपर ले जाओ कि उनके सोचने की शक्ति समाप्त हो जाए। इसलिए सिर्फ उसी की रट लगाओ। और उन भावनाओं के कारण कोई यह पूछना नहीं चाहता कि हमारी परंपरा, हमारे इतिहास और हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ क्या है। धर्म धारण किया जाता है। एक मां का धर्म क्या है, एक बेटी का क्या है, एक पिता का क्या है, एक राजा का क्या है। धर्म माने आपका दायित्व, आपकी ड्यूटी। लेकिन हमें बताया गया कि धर्म जो है रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन है, जो पूरे तौर से फ्रॉड है। क्या हम अपने जीवन में नहीं कहते हैं कि पिता को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, राजा को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, उसकी प्रजा के प्रति क्या उसकी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना ही धर्म है उसका। मां का अपना धर्म है, पिता का अपना है, भाई का, बेटे का, पति का, सबका अपना अपनी ड्यूटी है, उनको वो धर्म पालन करना चाहिए, तभी वो कहलाता है। लेकिन हमने तो इसको कुछ और बना दिया, और आपने अपने लोगों को मूर्ख बनाया। इसलिए जो फिलॉसफी 1400 साल पहले आई, जो फिलॉसफी 2000 साल पहले आई, उस फिलॉसफी के बारे में जानते नहीं है। उन्होंने जो हमें समझाया वो हमने समझ ली, और फिर यह झूठ फैलाया कि सारे धर्म बराबर हैं। मजहब और धर्म की तुलना करना दो अलग अलग चीजें हैं। और फिर कहा यह हिंदू धर्म है। अब आजकल बताया जा रहा है कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो सब हिंदू हैं। कितनी ज्ञान की बात आजकल हमें पता चली है, 2021 में, उससे पहले नहीं पता थी, कि भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। अब कंट्राडिक्शन देखिए, अगर सब हिंदू हैं इसलिए आज कि उनका क्या एजेंडा है, वो ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये उस दौर में कर रहे हैं कि जब भारतीय सनातनी हिंदू समाज 800-900 साल के बाद उसे थोड़ा सा अपने होने पे गर्व शुरू हुआ है, तब ये ताकतें आपको मिसगाइड कर रही हैं। राष्ट्रों के जीवन में यह क्षण बड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन उसी क्षण अगर आप अपने निजी एजेंडे, निजी स्वार्थों के कारण, वो जाने क्या है, लेकिन आज भी मैं, कोई खुश हो जाएगा, कोई नाराज हो जाएगा, किसी को एमपी एमएलए की सीट मिलनी होगी। मैं पहले दिन से कह चुका हूं, मुझे सत्ता और व्यवस्था में जो रहेगा सिर्फ राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम कहते हैं हम आजाद हुए हैं, संविधान 1950 में लिखा गया है। जो अंग्रेज यहां आए वो तो चले गए, लेकिन उन्हीं अंग्रेजों में जो नीचे के स्तर के थे,
जो बहुत बड़े पदों पे नहीं थे, उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी की, उनके रिश्ते हो गए महिलाओं के साथ। वो भी 47 के बाद नहीं गए, बहुत बाद में गए। तब पता चला कि उन अंग्रेजों और भारतीय महिलाओं से उत्पन्न होने वाली संतानों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है, और इनका भारत की पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि उनकी गिनती किसी को पता नहीं थी, तो ये चल रहा था, तो 2 लोग नॉमिनेट होते हैं। मुझे इसके बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी हुई बड़े होकर के, तो इसके बारे में पहले मैंने इसकी बैकग्राउंड समझी, ये आई कहां से है। और जब इस धारा के बारे में 3 साल पहले नासिक में बोला कि देश को बताओ यार, हमारे देश में आज भी लाखों की संख्या में ऐसे छोटे छोटे ग्रुप हैं जिनकी उस पहचान जो उनकी ट्राइबल के साथ जुड़ी हो या किसी और के साथ जुड़ी हुई हो, लाखों में है। उनके लिए तो कोई प्रावधान नहीं है कि भारत के संविधान के अंदर कि भाई अगर ये लोग जीत के चुनाव नहीं आ सकते तो हम इनके आदमी को नॉमिनेट करेंगे। इस मुद्दे को नासिक में उठाया, जैसे आपके सामने बोल रहा हूं वैसे वहां बोला। तब इस पे बड़ी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि हमारे यहां ऐसी संतानें बहुत हैं। वो चले गए, लेकिन बाकियों को तो ऐसा जहन से बना गए कि वो तो अंग्रेजों से भी बड़े बाप हैं हमारे। यार ये मुद्दा क्यों उठाया है आपने? मैंने कहा इसमें क्या बुरी बात हो गई, कम से कम सरकार जवाब तो दे, देश को पता तो चले कि है क्या मामला। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं। अभी पता चला साल भर पहले, जब ये सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में लोगों को पता चला, आपको भी पता चला, आपके चर्चा करने और आपस में जो आप व्हाट्सएप भेजते हैं, जो शेयर करते हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे एक ही विनती करता हूं। आज शायद आपको तलवार लेकर के बॉर्डर पे नहीं जाना। इस संचार क्रांति की उपज अगर आप मुझसे पूछें पूरी दुनिया के हिसाब से, जब मैं एनालिसिस करता हूं, यह संचार क्रांति आई सिर्फ सनातनियों के लिए है। क्योंकि जब तक यह सनातनी बोलता ही नहीं था, डरता था, कम से कम आज आप अपने कमरे में बैठ करके अपने मन में अगर कोई तथ्यों के साथ चीज है तो जब आप बटन दबाते हैं तो हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। यह सबसे बड़ी क्रांति है। माना मैंने कि 800-900 साल के बाद यह क्रांति आ गई और उसने आपने उसका सही सदुपयोग किया। इसी क्रांति के माध्यम से, इसी ताकत से लगातार 1.5-2 साल तक इस विषय को मैंने कॉमन करके बोला कि सब कुछ बोलूंगा, लेकिन इसके बारे में जो भी लोग होंगे मेरे सामने उनको बताऊंगा। और यह मान के चलता था कि अगर इस सभा में 1000 लोग भी बैठे हैं जो अपनी मर्जी से आए हैं, वो किसी कंपल्शन के तहत यहां नहीं बैठे हैं, अगर उसमें से 500 लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे और उन्होंने 5 लोगों को भी शेयर करके बता दिया, तब भी क्रांति आ जाएगी। आपकी ताकत का अंदाजा आपको एहसास कराना चाहता हूं कि आपके पास जो ताकत है इसका प्रयोग कीजिए। हर दिन यह मान के चलिए कि संचार क्रांति किसी दिन भी बंद हो जाएगी, किसी दिन भी रुक जाएगी। जब यह संचार क्रांति नहीं थी तो जो लोग आज हमारे लिए चैलेंज बने हुए हैं, आप सोचिए कि वो 632 से न उन्होंने सुई बनाई, न दुनिया में कोई चीज उन्होंने दी, न कोई डिस्कवरी की, लेकिन उनकी सोच देखिए कि ना उनके पास मोबाइल था, न वो साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी जो कुछ सीरिया में घट रहा है, जो कुछ लीबिया में घट रहा है, जो कुछ पैलेस्टाइन में घट रहा है, वो क्योंकि चिंतित थे, क्योंकि वो उनको अपना भाई मानते थे, उनके पास खबर आ जाती थी। और आपको अपने पड़ोस में, अपने राज्य के दूसरे राज्य में क्या हो रहा है आपको नहीं पता था। इसलिए 1990 में किसी देश में उस देश के बहुसंख्यक समाज के लोग अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, बिना कोई गलती करे, बिना किसी को गाली दिए,
अपनी पूजा पद्धति और उपासना के कारण कुछ लोगों को लगा कि इनके पूर्वज कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए, लेकिन ये नहीं हो रहे, उन्हें वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने हथियार का सहारा लिया, मजहब का सहारा लिया और मस्जिदों से, मजारों से नारे लगाए। ये मैं 19 जनवरी 1990 की घटना आपको बता रहा हूं। उससे 2 साल पहले ही मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। और उनका नारा देखिए, 1990 कोई हजारों साल पुरानी बात नहीं है, पूरा विदेशी मीडिया भरा पड़ा है। वो नारा लगा रहे हैं कश्मीर में, ए काफिर पंडितों, ए काफिर हिंदुओं, हमारे कश्मीर को खाली करो। और मस्जिदों से नारा लग रहा है। और उसकी अगली लाइन क्या है? हमें चाहिए कश्मीर, कश्मीरी हिंदू पंडित मर्दों के बगैर और कश्मीरी हिंदू पंडित औरत के साथ। उन्हें शर्म नहीं आई। यह 90 की घटना है। देश का प्रधानमंत्री वीपी सिंह था और उसी कश्मीर राज से भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना मुफ्ती मोहम्मद सईद। उसको शर्म नहीं आई कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो एजेंडे पे काम करते हैं, वो मिशन पे काम करते हैं और आप फैशन पे काम करते हैं। लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट साड़ी, लेटेस्ट पैंट, लेटेस्ट शर्ट, हर चीज लेटेस्ट। आप अपनी पहचान इन चीजों से बनाना चाहते हैं। जिंदा राष्ट्र कभी कपड़ों से नहीं पहचाने जाते हैं। इसलिए टाई लगाना, अंग्रेजी बोलना, यह किसी आधुनिक विकास की पहचान नहीं है। यह गलतफहमी है। आप जब अंग्रेजी नहीं जानते थे तब भी भारत राष्ट्र का विश्व की अर्थव्यवस्था में 33% का कंट्रीब्यूशन था। इसलिए किसी राष्ट्र की आने वाली नस्लों को जीवन भर कैसे गुलाम बनाया जाए, इसलिए मैकॉले नाम के आदमी को भेजा। पूरा समाज हमारा यह समझता है कि मैकॉले कोई शिक्षाविद था। मैकॉले वॉज ए डिफेंस सेक्रेटरी इन यूके। उसको भारत के अंदर भेजा गया और उसने पेपर पढ़ा है। यह कोई हमारी तरह नहीं है कि एक प्रधानमंत्री 2014 में आएगा तब सुभाष चंद्र बोस के कागजों को डीक्लासिफाई किया जाएगा। यह सारी इंफॉर्मेशन डीक्लासिफाई होकर आप ब्रिटेन की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। बाकायदा उसने 1835 में भाषण दिया है कि भारत राष्ट्र पे अगर अंग्रेजी हुकूमत को लंबे समय तक राज करना है तो उसने कहा कि जो मैंने स्टडी की है उसमें सबसे बड़ी ताकतवर चीज है जो जिसको तोड़ नहीं सकते भारत के लोग, उसको तोड़ना है। आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि भारतीय संस्कृति की इस व्यवस्था के अंदर जो गुरुकुल है यह भारत को मजबूत बनाए हुए, जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे तब तक भारत पे लंबा राज नहीं कर सकते। उस व्यवस्था को तोड़ करके यहां गवर्नमेंट व्यवस्था आ गई और फिर उन्होंने शर्त रखी कि जब तक आपको अंग्रेजी नहीं आएगी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और यह बीमारी तब से लेके आज तक है। हिंदी नौकरी नहीं दिलाती है, अंग्रेजी नौकरी दिलाती है। यह मानसिकता आज तक है। इसलिए हमारी किताबों में बच्चों के मन मस्तिष्क के ऊपर यह पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए जेंटलमैन। किताब हम छाप रहे हैं, अंग्रेज जा चुके हैं, बोर्ड हमारा, सरकार हमारी, टैक्स हमारा, फौज हमारी, पुलिस हमारी, सारी व्यवस्था हमारी, लेकिन जेंटलमैन के नाम पर किताब में जो तस्वीर छापी जा रही है, एक हैट लगाए हुए आदमी, टाई लगाए हुआ है, पैंट शर्ट पहने हैं, कोट पहने हुए हैं, वो जेंटलमैन है। वो 5वीं 4थी क्लास का बच्चा, जेंटलमैन की परिभाषा में उसे एक आदमी जो पैंट कोट में है वो उसके यहां तस्वीर बन गई, वो समझता है ये जेंटलमैन है। लेकिन उसका पिता जो कंधे पे हल रख के घूम रहा है, जिसके पैर आधे मिट्टी में सने हुए हैं, वो जीवन भर उसे जेंटलमैन नहीं मानता। नस्लों को कैसे रूल किया जाता है, ये छोटे छोटे नैरेटिव आपके अंदर पैदा कर दिए जाते हैं ताकि आप आजाद तो हैं, आपको लगता तो है कि सड़क में आप कुछ भी करें,
दीवार के सहारे खड़े होकर आप कुछ भी करने लगे, आपको लगता है ये आजादी है। मानसिक रूप से उसने कहा, मैकॉले ने कहा कि हम भारत के अंदर इन्हीं भारतीयों को एक ऐसी शिक्षा देंगे कि ये जो कपड़े हैं, बाल हैं, चलने हैं, उठने पिटने से ये भारतीय लगेंगे, लेकिन इनके अंदर ऐसी चिप लगाएंगे कि जिंदगी भर ये अपने राष्ट्र के प्रति कभी भी वफादार ना हो, इस राष्ट्र की आस्थाओं प्रथाओं के प्रति कभी इनको कोई गर्व ना हो, हमेशा ये हीन भावना में रहें, जिसके लिए उन्होंने कॉन्वेंट शुरू किया। और आज हमारे यहां कॉन्वेंट खुल रहे हैं, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल। सरस्वती नाम की उस देवी की महिमा मंडन करने की जगह उसको हमने किस गर्त में गिरा दिया। ऐसे बहुत सारे मां बाप मैंने देखे कि जिनके यहां बालक अभी पैदा नहीं हुआ है, उसकी कैलकुलेशन करनी गई है, उससे पहले ही किसी सेंट जेवियर और सेंट फिलिप्स में उसका नाम की बुकिंग चल रही है। तो जो काम हमको बताना चाहिए था वो नहीं बताया भाई साहब, कि ये कॉन्वेंट नाम का शब्द आया कहां से, क्या है इसके पीछे की मामला। आज तो हमारे यहां बिना शादी करे कोई संबंध स्थापित कर ले तो समाज में आधे से ज्यादा लोग उसकी तरफ देखेंगे नहीं, उसके बारे में क्या क्या कहेंगे। हम ऐसे समाज के लोग हैं। लेकिन जिस फिलॉसफी को हम फॉलो कर रहे हैं, उस फिलॉसफी में जाने अनजाने, और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, इसलिए कि आपको अपने होने का बोध नहीं है, इसलिए आप सिर्फ टाइपराइटर की तरह से चल रहे हैं। हमारी व्यवस्था में, हमारे संस्कारों में, हमारे साहित्य में कुछ शब्द नहीं थे। यहां बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कभी इस पे ध्यान दीजिएगा। हमारे साहित्य में तलाक शब्द नहीं था, डाइवोर्स शब्द हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं था। ये रेप जिसे आप बलात्कार कहते हैं, यह हमारे साहित्य का हिस्सा ही नहीं था, क्योंकि हमारी कल्पना में यह शब्द ही नहीं था, क्योंकि यह हमारे यहां होता नहीं था। लेकिन हम बिना जाने चलाए जा रहे हैं। इसलिए अंग्रेजों ने जब भारत में पहला कॉन्वेंट खोला तो उस वक्त के लोगों ने समझा नौकरी लेनी है। आज भी हमारे यहां यह हाल हो गया है कि नौकरी लेने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी भी तरीके की नौकरी ले लेते हैं लोग। यह मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि नौकरी लेने से पहले यह सोचते हैं कि हम नौकरी कर किस चीज के लिए रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। सब कुछ खो करके, अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को समाप्त करके आपने करोड़ों रुपया कमा लिया, उससे क्या हो सकता है। करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी आप खाना 2 रोटी गेहूं की ही खाएंगे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसे कमाने वाला सोना खाता है, लेकिन आप तो खत्म हो गए। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप बता नहीं सकते कि आप कौन हैं, आपके पूर्वज कौन थे। इसलिए जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, उन्हें इतिहास भी भूल जाता है। कॉन्वेंट की परंपरा भारत में शुरू हुई, लेकिन पूछा नहीं ये कॉन्वेंट भला आई कहां से, इसकी उत्पत्ति क्या है। क्योंकि हमने यही नहीं पूछा कि पहले इंग्लैंड से एक अंग्रेज ने नींव रखी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और 100 साल में इंग्लैंड की नींव रखने वाले ने अब इटली वालों ने नींव रखी, पकड़ी हुई है उसको। अंग्रेजों जो चले थे इटली पे आके समाप्त हो रहे हैं, लेकिन धड़ल्ले से चल रहा है। इसलिए राजनीतिक बातें अपनी जगह हैं, पार्टीवादी अपनी जगह है। हमारे यहां, हमारे साहित्य के संस्कारों में शादी एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, और समाज की सर्वसम्मति से हमारे मूल्य जो हैं उसके आधार पर उसको बनाया गया है। इस्लाम में भी मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। हमारे यहां शादी जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, उसकी विधियां हैं, उसके मंत्र हैं। इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल, 2 लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से महिला निकलना चाहती है तो वो जो सिक्योरिटी मनी है
जिसे मेहर कहा जाता है वो उसको नहीं मिलेगी। दोनों में बिल्कुल साफ है। लेकिन एक तीसरी भी जनसंख्या है जिनके यहां मैरिज का इंस्टीट्यूशन नहीं है। और ये मैं आज के यूरोप की बात नहीं कर रहा, मैं पुराने यूरोप की बात कर रहा हूं, जब ये लिटरली जानवर की तरह रहते थे। इनको कोई सभ्यता नहीं थी इनकी कोई। ये हमको बताया जाता कि हमने सभ्यता अंग्रेजों से सीखी है, माशाल्लाह, माफ करें, इतने बुरे वक्त नहीं आए कि भारतीय सभ्यता जो है उसे अंग्रेजों से पूछना है कि सभ्यता क्या थी उनकी। लिटरली जानवर थे ये। उनके यहां इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था। उनकी फिलॉसफी में एक महिला और एक पुरुष का मिलन किसी सुख प्राप्ति के लिए था। ये वो कहते हैं उनकी फिलॉसफी है, ये मैं नहीं कह रहा। और इस सुख प्राप्ति में अगर कोई संतान ना चाहने के बावजूद भी उत्पन्न हो जाए तो वो क्या करती थी, यहां से आपको समझने की जरूरत है। ऐसे बच्चों के लिए राज यानी स्टेट यानी राज सत्ता ऐसे बड़े बड़े हॉल बनाती थी। राज सरकार के पैसे से बनते थे, स्टेट के पैसे से बनते थे। और उस हॉल के बाहर छोटे छोटे जो प्रेप होते हैं वो रख दिए जाते थे। उस सुख प्राप्ति के चक्कर में उत्पन्न होने वाली संतान को रात के अंधेरे में वो बाहर उसको छोड़ जाते थे। और उस हॉल की व्यवस्था चलाने के लिए, यह सवाल आज भी हम नहीं पूछते, आज भी पूछना चाहिए, लेकिन हम नहीं पूछेंगे क्योंकि अंग्रेजी में है। हिंदी में होगा तो हम उसकी बखिया उधेड़ देंगे। उस हॉल की व्यवस्था चलाने के लिए 2 लोगों को रखा जाता था और राज्य सरकारें उनको फंड करती थी। उन बच्चों को सुबह उठा करके उनको पालन पोषण उनका किया जाता था। और पालने पोसने के लिए हमारी सभ्यता से सीख करके उन्होंने कहा कि ये 2 लोग इन्हें पालेंगे। हमारी संस्कृति में हमारी बहन किसी से शादी करती है तो वो किसी की पत्नी होती है, किसी की भाभी होती है। लेकिन वही बहन जब संतान को जन्म देती है तो वो मां बनती है, तब वो आदमी पिता बनता है। तब हम उसको पिता और उसको मां कहते हैं। लेकिन उनकी संस्कृति कितनी क्लासिक थी, और आपके सामने सिर्फ साफ कर देता हूं, आपको भी आसानी होगी। जिस बहन ने, जिस महिला ने शादी नहीं की, कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, जिस आदमी ने न शादी की न संतान को जन्म दिया, इस अंग्रेजी फिलॉसफी के तहत उस हॉल की व्यवस्था चलाने के लिए एक बिन ब्याही लड़की, एक बिन ब्याहा लड़का, एक मदर है और एक फादर है। और ये फादर और मदर उन बच्चों को पालते थे और उस जगह को कॉन्वेंट कहते थे। अब आपको समझ में आएगा कि आप कहां से चले थे। शहर भर के नाजायज बच्चे, लावारिस बच्चों, उनके पालने की जगह कॉन्वेंट है। और उस कॉन्वेंट को चलाने के लिए जो न कभी जिंदगी में मदर बनी न कभी जिंदगी में फादर बना, वो आपको पढ़ा रहा है। हर कॉलेज हर स्कूल के अंदर जो है उसमें मदर है और फादर है। कभी हमने पूछा, भैया तुझे फादर की पदवी किसने दी, तू मदर कब बनी? और हमारा बच्चा अपने संस्कारों से जब घर से सुबह निकलता है तो वो अपनी मां को मां कहता है, लेकिन मां उसे अंग्रेजी में सिखा रही है कि मदर माने मां। अब उसको लगता है मदर और मां एक ही चीज है, इसलिए स्कूल में जाते वक्त उसे वही मदर का भाव पैदा होता है और वही फादर का भाव पैदा होता है। आप उसे स्कूल भेज देते हैं, पिताजी चले जाते हैं कमाने के लिए, माताजी खाना बनाने के लिए गुरु घंटालों के भजन सुनने चली जाती हैं। वो 8 घंटे जिनके बीच में पल रहा है, बढ़ रहा है,
वो अपने एजेंडे के तहत उसको क्या क्या बता रहे हैं। आप अपने घर में, क्योंकि आप थोड़ा सा संपन्न हो गए, तो आपने कहा पूजा पाठ क्या करना है, क्यों तिलक लगाना है। आप पहले से ही उसमें हीन भावना के शिकार हैं, लिहाजा उसके मन मस्तिष्क में घुस गया कि ये जो घर वाले हैं इन्हें भी मैं पापा कहता हूं, ये भी फादर है वो भी फादर है, आखिर है कौन सा फादर। वो ज्यादा टाइम दे रहा है इसलिए वो उसके ज्यादा नजदीक चला जाता है, और आपका फादर रात में जब आता है जब बच्चा सो जाता है। अब आप उससे ही उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर भारतीय संस्कृति के संस्कार आए, नहीं आएंगे। हमको होड़ है इस बात की। करोड़ों रुपया है हमारे लोगों के पास, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में करोड़ों करोड़ों रुपए के कॉलेज बन रहे हैं, डिग्री बांटने के 50 लाख डोनेशन, 20 लाख डोनेशन, इंजीनियरिंग ले लो। लेकिन हमने ड्रामा किया, स्वांग किया। हम बात तो करते हैं आदर्शों की, लेकिन आज भी भारत में इतना संपन्न समाज होने के बाद, और आपका समाज तो सबसे ज्यादा संपन्न है, दो लोग भी तय कर लें कि भारत का सबसे बेहतरीन गुरुकुल हम बनाएंगे, तो आपको 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। इस गुरुकुल में सब कुछ आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, इसमें मोगला विवाद नहीं है। लेकिन गुरुकुल की पद्धति क्या थी, हम उस पद्धति से पढ़ाएंगे, तब जाकर के ये लड़ाई लड़ी जाएगी। सिर्फ ये कह देने कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने शिक्षा में ये बदलाव नहीं किया। सरकारें आएंगी जाएंगी, राष्ट्र परमानेंट है, वो रहेगा। इसलिए राष्ट्र की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप सोचिए कि वो जो एंग्लो इंडियन जिनका इंतजाम वो करके गए थे, उसके लिए भारत के संविधान में पेज नंबर 148 के सेकंड पैरा में कहा गया कि इनका नॉमिनेशन होगा। ऐसे ही आवाज लगातार, और आप लोगों की मदद से जो लोग मुझे सुनते हैं, मेरी बातों को आगे बढ़ा देते हैं, ऊपर तक पहुंच गई। किसी ने पूछा नहीं। जरूरी नहीं है कि हर चीज का क्रेडिट लिया जाए, कुछ चीजें जिंदगी में बगैर क्रेडिट के कर दीजिए भाई। हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए मत घूमिए, अगर आप सही मानों में कुछ करना चाहते हैं। ऊपर आवाज गई। एक साल पहले भारत की पार्लियामेंट के पटल पर भारत के कानून मंत्री ने कहा कि ये धारा जो 333 के नाम से जानी जाती है, 333 के नाम से जानी जाती है, 148 पेज पे लिखी हुई है, हमने इसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि पूरे भारत में एंग्लो इंडियन की जो जनसंख्या है वो कितनी है पता है आपको? संसद के पटल पे लॉ मिनिस्टर का बयान है कि हम इसको निरस्त इसलिए करने जा रहे हैं कि पूरे भारत में एंग्लो इंडियन की गिनती ही 262 है। अब वो निरस्त होगी, वो 2 सीटें किसको जाएंगी? ठीक है, मेरे आदिवासी को चली जाएं, किसी और समाज को चली जाए, मुझे चिंता नहीं। अंग्रेज चले गए, लेकिन वो सारे प्रावधान ऐसे करके गए। इसलिए हमारी लड़ाई एक तरफा नहीं है। सरकारों के भरोसे जो देश रहते हैं वो कभी भी भौतिक तरक्की तो कर सकते हैं, आध्यात्मिक तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ अपने अंदर की हीन भावना जिस दिन बाहर निकाल लेंगे, उस दिन दुनिया में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो चोर उचक्के, डकैत, बलात्कारी, लुटेरे, जिनकी किताब की फिलॉसफी है, मैं नहीं कह रहा, उनकी किताब की फिलॉसफी है ये कि अगर कारवां को लूटा जाए तो उस कारवां का धन दौलत सब कुछ लूटिए, लेकिन उस लूट में औरतें भी शामिल हैं। उस युद्ध में लूटी हुई औरतों का भी हिस्सा बांट होता है। आपका सामना उस संस्कृति से है। इसलिए जितनी भी बात, ये मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूं, आप कभी गौर कीजिएगा। जितनी भी गंदी गालियां आज भारत में दी जाती हैं, उन सब का संबंध महिलाओं से है। हर गंदी से गंदी गाली में महिला सामने आती है। इसके पीछे की मानसिकता समझिए, जिसे आप गाली समझते हैं वो उनके यहां सचमुच में होता है।
इसलिए वो गाली की तरह हमें लगती हैं, क्योंकि हम दूसरी परंपरा के लोग हैं। ये कभी आपकी संस्कृति में नहीं थी, ये गालियां, ये शब्द ही नहीं थे। आज हम उनका इतिहास पढ़ाया जा रहा है हमको, और अफसोस यह है कि जब कोई आज उस इतिहास को बदलने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा है, हजारों संकटों से घिरा हुआ है। मैं और आप एक 5 लोगों का परिवार ढंग से चला नहीं पाते हैं। हजारों ऐसी चीजें हैं जिससे किसी भी सत्ता के शीर्ष पे बैठने वाला सार्वजनिक नहीं कर सकता। हमको लगता है कि हमें इसका मतलब जवाब चाहिए, नहीं मिल सकता जवाब आपको। मैंने आपको बताया 4 धाम की घटना इतनी बड़ी घटना है इस देश में। ये माइक बंद होगा तब बता दूंगा मैं आपको। इसलिए आप सोचिए कि थोड़ा सा उसने कुछ हिलने की कोशिश की है। उसने राज सत्ता स्थापित करके जो धर्म सत्ता का काम था थोड़ा सा किया है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और ये कोई नई बात नहीं है। अहिल्याबाई होलकर, महाराजा छत्रपति शिवाजी, होलकर ने भी अपना राज्य चलाया, लेकिन होलकर यहां से चल के बनारस गई और उस वक्त आताताइयों ने जो मंदिर तोड़े थे उनको दोबारा से स्थापित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज से चलकर बनारस के घाट बनवाए उन्होंने। ये सब हम पढ़ते थे कि राजा ऐसा था हमारे यहां, हमारे आदर्श में राजा का यह भी काम था। लेकिन आज 70 सालों के बाद एक राजा राज चला रहा है। जीएसटी से लेके दुनिया भर के नियम कानून सुबह से लेके शाम तक बन रहे हैं, लेकिन वही राजा पहली बार राज्य सत्ता से उतर के धर्म की स्थापना के लिए मंदिर का निर्माण कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है। हमको छोटी सी नौकरी मिल जाती है और हमको पता चल जाए कि एहसान भाई नाराज हो जाएंगे तो हम तिलक मिटा लेते हैं, हम अपनी भाषा बदल लेते हैं, हम मंदिर नहीं जाते। आप सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ आदमी जिसे 56 इस्लामिक मुल्क भी देख रहे हैं और दुनिया के देश उसके ऊपर निगाह गड़ाए हुए हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। क्या बात है कि ये जब भी करता है पूरा 90 करोड़ सनातनी हिंदू समाज को गर्व पैदा हो जाता है। कम से कम हजारों चीजें होंगी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं हमेशा अदर साइड देखता हूं। यूं भी इससे पहले भी लोग थे तो उन्होंने कौन सा बड़ा महान कार्य कर दिया। सड़कें तो तब भी बन रही थी, पुल तब भी बन रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम गड्ढे में पैदा हुए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन कम से कम भारत देश का प्रधानमंत्री दोनों काम एक साथ कर रहा है। हम एक काम में खुश होते हैं बस नहीं, यह लड़ाई अभी 100 साल चलेगी। हम सब लोग अपनी भूमिका तय करें और अपनी भूमिका के अनुसार उसमें कितनी क्या आहुति दे सकते हैं, बस इतना ही ईमानदारी से कर दें तो भी काम हो जाएगा। सब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सब संसद नहीं पहुंच सकते, सब सेना में भर्ती नहीं हो सकते। मुझे जीडी बख्शी, आरएस, इन सबको लगता था कि हम कोई अपनी भूमिका निभा सकते हैं। वो किसी से आज तक नहीं मिले, सत्ता के किसी नेता से नहीं मिले, सत्ता के पास जाना नहीं चाहते। वो किसी पद की लाइन में नहीं खड़े हुए, किसी पुरस्कार की लाइन में नहीं खड़े हुए। और पूरे देश के अंदर आज 20-25 लोगों के बोलने का वजह है कि जो समाज व्यापार करता है, जिसके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, वो रात में 7 बजे इसको सुनने आया है। मेरी बात सुन के आपका व्यापार बढ़ने वाला नहीं है, कोई आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप मुझसे कुछ लेने नहीं आए हैं, मुझे ताकत देने आए हैं। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत में लोग सुबह 9:30 बजे 2-2 हजार की गिनती में भी भाषण सुनते हैं और शाम को 8 बजे भी सुनते हैं। इस बदलाव से दुनिया चिंतित है कि कहीं भारत अपनी पुरानी जड़ों की तरफ लौट गया तो ये चोरी डकैती करके यहां से जो भी कुछ चुरा के ले गए थे, वो आपको अब अंग्रेजी में मालूम है क्या कहते हैं आपसे? वो आपको अंग्रेजी में बता रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए।
और हम बड़े से कहते हैं ऑर्गेनिक फूड आता है, मैं ऑर्गेनिक फूड खाता हूं, मैं खाती हूं। हमने तुम्हें पजामा पहनना सिखाया है, तुम हमको ऑर्गेनिक फूड क्या खिलाओगे? लेकिन हर हिंदी का नाम अंग्रेजी में रख दो तो हमारी बात बदल जाती है, स्टाइल ही बदल जाती है। इसलिए आज ये लम्हा, ये क्षण याद रखिएगा, हम में से सब नहीं रहेंगे। इसलिए यह बदख्याली नहीं है मुझे कि मेरे जीते जी मेरे सामने सब कुछ वैसा हो जाए जो मैं चाह रहा हूं। मुझे 1% भी इसकी चाहत नहीं है। मैं इसी बात में खुश हूं कि मैं उस दौर में हूं जिस दौर में धारा 370 जिन्होंने लगाई थी उसे हटते हुए देखा मैंने। लगाने वालों को नहीं पता था कब हटेगी, लगाना उनके हिस्से में आया, इसको हटते हुए देखना हमारे हिस्से में आया। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? यूं भी तो लोग जा ही रहे थे, इस अफसोस के साथ कि वो कुछ बदलाव नहीं देख पाए। हमको नहीं पता कि 1500 कौन सी ईस्वी में बाबर ने भगवान राम के मंदिर को तोड़कर उस आताताई जिहादी ने गर्त में मिला दिया। जिन्होंने इतने बड़े काम किए वो अपने सामने देख नहीं पाए। हम भाग्यशाली हैं कि अपने सामने भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। क्या हमें यह सोच करके खुश नहीं होना चाहिए? क्या सरदार पटेल को पता था कि धारा 370 पार्लियामेंट में पास करा दूंगा मैं? उस वक्त की स्थितियां क्या थी? वो मजबूर थे कई चीजों से, लेकिन उसके बावजूद भी सरदार पटेल ने, जिसे कहते हैं ना कि नुक्ता, कॉमा, फुल स्टॉप, कितनी बारीकी से अपनी जिम्मेदारी को निभाया और उस चिंता में नहीं रहे कि मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। जो समाज क्रेडिट के पीछे दौड़ता है उसके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही होता है और कुछ नहीं होता। सरदार पटेल को बाध्य किया नेहरू जी ने कि धारा 370 को आप पार्लियामेंट में पास कराइएगा, क्योंकि वो जानते थे कि टेढ़ा खीर है, बताकर के विदेश चले गए। सरदार पटेल ने पार्लियामेंट के अंदर 370 पे खूब बहस कराई, लेकिन सरदार पटेल जैसा विजनरी मैं आज भी सोचता हूं कि कितना तकलीफ में होगा वो आदमी। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी भावनात्मक तौर पे हर्ट नहीं हुए। वो उस तकलीफ को जगह जगह जाके बताया नहीं, और भारत की पार्लियामेंट में 370 पे बहस हुई और 370 पास हो गई, क्योंकि नेहरू जी कह गए थे। लेकिन सरदार ने अपना काम कितनी बारीकी से किया। सरदार पटेल ने कहा कि नेहरू जी चाहते हैं इसलिए इसको पास कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ इंटरनेशनल मामला थे। और साथ साथ यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि सदन में ज्यादातर लोग इसके विरोध में हैं, लेकिन फिर भी पास कर दीजिए। सबने मिलकर धारा 370 पास कर दी। लेकिन सरदार पटेल पटेल है। उन्होंने उसके बाद कहा कि मैं ये जानता हूं कि सदन में ज्यादातर लोग इसके विरोध में हैं, आपने मेरी इज्जत रखी, आपने पंडित जी चाहते हैं इसलिए पास कर दी, लेकिन आप इसे पास नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपने पास कर दी। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, लेकिन आप पास क्यों नहीं करना चाहते थे, इसके लिए कोई रास्ता निकालते हैं। इसलिए सरदार पटेल ने धारा 370 जब पास हुई और संविधान में जोड़ी गई तो उसके नीचे लिखा कि यह पास तो हो गई है, लेकिन यह टेम्परेरी है। कैसे बारीकी से उन्होंने अपना काम किया, वो लिख के चले गए। पंडित जी आए, वो खुश, धारा 370 पास हो गई, क्योंकि वो तो टाइम पास कर रहे थे। लेकिन उस आदमी के अंदर के दर्द को सोचिए। वो ये जानता था कि इसके नुकसान होंगे, लेकिन कितने दबाव में था। धारा 370 पास भी कर दी और नीचे लिखा इट्स ए टेम्परेरी अरेंजमेंट। इसलिए मैं दो बातों को आपके सामने रख रहा हूं कि मैं आज उस स्थिति में खड़ा हूं और आप भी आज उसी स्थिति में खड़े हैं जहां सरदार पटेल खड़े थे।
अगर सब कुछ मैं चाहूं आज मेरे सामने हो, इसका क्रेडिट मेरा नाम के आगे लिखा जाए, मेरी पट्टी लगाई जाए, यही सबसे बड़ी बीमारी है। सरदार पटेल को कभी इस बात का शायद बोध भी नहीं होगा कि ये जो हम इसके अंदर लागू कर रहे हैं, 70 सालों के बाद उसके राज्य के 2 गुजराती आएंगे और इस टेम्परेरी को परमानेंटली हटा देंगे। इसलिए अपनी भूमिका तय करके चले जाइए। कोई आएगा हमारे बाद, हम जिसकी नींव रख के जाएंगे उससे आगे बढ़ा देगा। इसलिए आज हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमें मिलना चाहिए, नहीं, इस बदलाव के आप सब आई विटनेस हैं। छोटी छोटे काम करके गए हैं, आप कम से कम उनका इस बात के लिए स्मरण तो करें कि लोगों ने अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के काम किया और क्रेडिट नहीं लिया, और एक काम नहीं कई काम करके गए हो, क्योंकि हम शायद उस तरफ उस नजरिए से देखते नहीं है। वंदे मातरम के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी कि वंदे मातरम गाने में देवी देवताओं का नाम आता है और मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। एक तो उनकी भावना कहां है पता नहीं, लेकिन आहत हो जाती है, हर बात पे आहत हो जाती है। लेकिन हमारे चाटुकार नेताओं में पंडित जी ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, अगर मुसलमान इसे नहीं गाना चाहते तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें सिर्फ एक ऊपर की 4 लाइन गाएंगे, उसके अलावा नहीं गाया जाएगा। 1937 में एक कंट्रोवर्सी हुई, रफी अहमद किदवाई, मौलाना आजाद और जिन्ना ने यह मामला उठाया। इसमें जिन्ना भी शामिल था और मौलाना आजाद भी शामिल था। यह 1937 की घटना है। और 1940 में 23 मार्च 1940 के लाहौर शहर के अंदर पाकिस्तान बनने का प्रस्ताव पारित हुआ 3 साल के बाद। और मुस्लिम लीग उससे पहले डिमांड कर रही थी अलग पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड करने वाला आदमी भी वंदे मातरम पे सवाल उठा रहा था। पटेल वगैरह बहुत नाराज थे, बहुत नाराज थे। इसलिए अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आप सबको, मुझे कुछ ना कुछ करने का मौका मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूं वो आपको मिले, जो आप कर रहे हैं वो मुझे मिले। सरदार पटेल को नेहरू ने कहा, आजादी जब तय हो गई 46 में कि अब ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाली है, सरदार पटेल ने कहा नेहरू जी ने कि 14 अगस्त की रात को, 15 अगस्त को जब भारत की आजादी की घोषणा भारत की संसद से होगी, तो आप वंदे मातरम गाने के लिए किसी का इंतजाम कर लीजिए। सरदार पटेल खामोश रहे और सिर्फ इशारे में उन्होंने कह दिया हो जाएगा। सरदार पटेल ने देश के एक बहुत बड़े संगीतकार को टेलीग्राम भेजा। वो संगीतकार उस वक्त मद्रास में थे और उनसे कहा कि आप 15 अगस्त की सुबह और 14 अगस्त की रात में जब आजादी की घोषणा होगी तो आप संसद में आपको वंदे मातरम गाना होगा। उन्होंने सरदार पटेल से एक ही सवाल करा कि मेरी एक शर्त है कि मैं खंडित भारत की पार्लियामेंट में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल ने उनकी इस बात के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस इतना ही कहा आप आ जाइए। जैसे आप सब लोग नीचे बैठे हैं ऐसे ही सब लोग बैठे थे और ये ऊपर संसद का पटल ऐसे ही था। नेहरू जी आए, उन्होंने भाषण दिया अंग्रेजी में, क्योंकि भारत के लोग उसमें हिंदी नहीं जानते थे, और भाषण दे करके उतर गए। और वो बिजी बहुत रहते थे, 60 तक काफी बिजी रहे जब तक वो चली नहीं गई, और नीचे उतर के बैठ गए। उन्होंने सरदार पटेल की तरफ देखा। सरदार पटेल ने सिर्फ इशारा किया। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जो उस वक्त का सबसे बड़ा संगीतकार था, उनको बुलाया था, वो मंच पे गए। सरदार पटेल ने देखा ही नहीं ये नेहरू जी कर क्या रहे हैं। ओंकार नाथ ठाकुर को मंच पे बिठाया। आजाद भारत की आजाद पार्लियामेंट में आजादी की घोषणा के बाद उस संसद में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाया। लेकिन क्योंकि यह समाज को पता नहीं है, इसलिए आज भी हम अपनी सरकार से यह नहीं कहते कि तुम कानून बदलो, इसके लिए कानून नहीं बदलना। हम मानते हैं कि झूठी सच्ची जैसी भी आजादी थी,
मैं आजाद भारत का नागरिक हूं। मैं 1937 वाले भारत को नहीं जानता जब यह भारत गुलाम था। आजादी की घोषणा के बाद जब भारत आजाद हो गया था तो उस पार्लियामेंट में किया हुआ हर काम मेरे ऊपर बाध्य है। इसलिए मैं 4 पंक्तियों का वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, पूरा वंदे मातरम गाऊंगा और पूरा सुनूंगा। अब इस मुहिम को चलाने के लिए इसलिए मैंने कहा कि ये जो संगठन है, जिनको ऐसी चीजें बतानी चाहिए थी जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, जिसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, जिसमें राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं थी कोई। उस वक्त संसद में सब लोग थे। संसद में ये गाया गया तो संसद में वही गाना चाहिए ना। वो नहीं गाया गया, इसलिए उत्तर प्रदेश का एक शहर है मुरादाबाद, और उस मुरादाबाद के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, पहले वो तहसील हुआ करती थी, जो एशिया की सबसे जाहिल जगह है। सबसे ज्यादा इलिटरेट वहां रहते हैं। उस जगह का नाम है संभल। अगर इसका बोध होता और समाज इस बात को बताता, ऐसा नहीं है कि ये 2 साल पहले शुरू हुआ, ये तो 1947 से रखा हुआ है। उस डॉक्यूमेंट को उठा के पढ़ा नहीं किसी ने। अगर ये पता होता तो उस संभल से समाजवादी पार्टी का एक दंगाई मुसलमान शफीकुर रहमान बर्क, जो हर बार भारत की संसद के अंदर सत्र की समाप्ति पर जब वंदे मातरम होता है तो वो उठ के चला जाता है। यह सीन आपने लोगों ने टीवी पे लाइव देखा होगा। आप उसका उठ के जाना बंद नहीं करा पाए। आपने दूसरा काम कर दिया। आपने 14 में 2002 के हीरो को दिल्ली भेज दिया, और आप उसकी पहचान पे शर्माए नहीं, क्योंकि हमारे समाज में बड़ा अपने आप को अलग दिखाने के लिए नो 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 वी आर लाइक दैट। नो, हम ऐसे ही हैं। 2002 से 2014 से सॉरी आज 2019 हो गया। वो जीतता है हर बार संभल से, अभी भी जीता है। उसको पता है कि संसद में 303 हैं। अगर समापन पे उठ के जाऊंगा तो ये मुझे उठा देंगे। वो उस दिन उसने तय कर लिया है कि उस दिन संसद आऊंगा ही नहीं। यह है आपकी ताकत। वो जीत भी गया है तो जानता है कि इस वक्त मैंने संसद से उठ के जाने की कोशिश की तो इसमें बहुत सारे संसद सदस्य ऐसे हैं, वहीं गिरा के मारेंगे इसको। यह है डर आपका। इसलिए सच को जानिए, सच बोलिए, अपनी बेटियों को समय दीजिए। जो बेटी 11वीं 12वीं क्लास में आ गई है उसे अपनी बेटी कम समझें, दोस्त ज्यादा समझें। समाज में होने वाले बदलाव को वो आपके बेटे में भी हो रहे हैं, आपकी बेटियों में भी हो रहे हैं। वो उससे अछूते नहीं रह सकते कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो अलग होगा और हम अपने बेटियों को कुछ शिक्षा अलग देंगे। ऐसा नहीं होगा। और जब आप उससे संवाद स्थापित करें तो कोशिश करें कि जिस बच्चे से आप बात कर रहे हैं आपको उसके स्तर पे आना है, ना कि बच्चा आपके स्तर पे आएगा। आप संवाद नहीं करते। आपने त्योहारों को फैशन बना दिया है। आपके बेटे बेटी यही समझते हैं कि ये जो हॉलीवुड है इसमें जो कुछ हो रहा है यही अंतिम है। हर वो कपड़ा पहनना है जो वो 3 घंटे के लिए पहनते हैं, 5-5 मिनट के लिए सिर्फ। वो अपनी निजी जिंदगी में वो कपड़े नहीं पहनते, लेकिन हम 3 घंटे की फिल्मों वाले कपड़े पहन के शहर में घूमते हैं जहां भाई भूखे भेड़ ये घूम रहे हैं। इसलिए वो बेटी समझती है कि तैमूर की अम्मी ही खूबसूरती की परिभाषा है। उसे हमने कभी नहीं बताया कि खूबसूरती की परिभाषा क्या है। हमारे यहां उस दौर में भी कपड़े कभी ऐसे पहने नहीं गए। और हमारा भाव देखिए कि मंदिर में कोई लड़की पहुंच जाए, मां बहन पहुंच जाए, मंदिर की उस देरी में घुसते ही आपका भाव बदल जाता है। यह है आपके संस्कारों की ताकत। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि जेंडर जस्टिस करिए, सबरीमला में जेंडर जस्टिस नहीं है, तो किसी ने तथ्यों के साथ बात नहीं की कि सबरीमला के अंदर एक विशेष परिस्थितियों में महिलाओं के साथ महीने में 1-2 दिन वो ऐसा पीरियड होता है जब महिलाएं उनके अंदर थोड़ा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। ये शुद्ध रूप से साइंस थी।
लेकिन बड़े बड़े ज्ञाता लोगों ने इसकी बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के लोग तो वो तो राफेल पे भी एक्सपर्ट हैं, जलीकट्टू पे भी एक्सपर्ट हैं, जिस पे एक्सपर्ट होना चाहिए उस पे नहीं है। उस समय पर्टिकुलर टाइम पे महिलाओं का सबरीमला में जाना मना है। वो इस कारण से नहीं है कि कोई जेंडर जस्टिस का मामला है, क्योंकि हमने अपने मंदिरों को सिर्फ प्रसाद चढ़ाने और बदले में बेटे का रिजल्ट, बेटी की शादी मांगने से ज्यादा नहीं समझा। उसी केरल के अंदर 6 मंदिर हैं, 6 मंदिर हैं। आप सब लोग संपन्न लोग हैं, कभी जाइएगा 4-5 लोग मिलके उस केरला के अंदर। ये जो हमारी पूरी बैक है, इसमें 1, 2, 3, 6 ऐसे मूल हैं जिन्हें जागृत किया जाता है। वो 6 मंदिर अलग अलग समय की पूजा है, और आपकी कौन से कुंडली को जागृत करना है उसके लिए अलग पूजा होती है। उनमें से 2 मंदिरों में पुरुषों का जाना मना है। यह कभी जेंडर जस्टिस का खेल नहीं बना। हजारों साल की परंपरा के बाद यह बना कि महिलाएं इस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें से जो रेज निकलती हैं वो महिलाओं के ऊपर उस डिप्रेशन को और बढ़ा देती हैं, आसक्ति को बढ़ा देती हैं, उनमें डिजेक्शन हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। लेकिन हमने उसको जेंडर जस्टिस से जोड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट के लोग तो वो तो आजिल फाजिल है, कुछ भी भगवान के बारे में ही बता देते हैं वो तो। इसलिए जब हमने ये कहा कि सर आपको सबरीमला में जेंडर जस्टिस नजर आता है तो मस्जिद में भी कर दीजिए, तो चुप। क्योंकि उनको मालूम था कि हमने मस्जिद में जेंडर जस्टिस किया तो लोग उनके साथ इनजस्टिस कर देंगे, इसलिए वहां कुछ और चरित्र था। तब एक बड़े मुसलमान लीडर ने साफ साफ कहा, टेलीविजन पे कहा, उसने कहा कि नहीं, मस्जिद में औरत नहीं जा सकती। जो मैंने बचपन में अजान दी है, नमाज पढ़ी है, उसमें नमाज पढ़ते वक्त जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए। उसको उर्दू में बोलते हैं नियत बांधना। जब मस्जिद में खड़े होकर आप नमाज पढ़ते हैं तो उस मौलाना ने कम से कम अपने दिल की बात की, बोले कि औरत के साथ अगर हमने नमाज पढ़ी तो नियत टूट जाएगी। अब आप मुझे बताइए, जिनका अल्लाह पे इतना ईमान है, औरत देख के नियत टूट जाती है उनकी। इसलिए मस्जिद में जेंडर जस्टिस नहीं हो सकता। लेकिन हमारे साथ जेंडर जस्टिस कर रहे हैं, जहां सदियों सदियों से पहले हमें ऐसा बताया गया कि हिंदू धर्म के अंदर औरतों को कोड़े मारने, वो ताड़न के अधिकारी, क्या क्या झूठी झूठी चीजें चला रखी हैं। और कौन बता रहा है? अंग्रेज बता रहे हैं, वो अमेरिका बता रहा है, वेस्ट का। क्योंकि आपके पास तथ्य हैं, लेकिन आपके बुजुर्गों को कुछ और करना है। हम सब लोग अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, इसलिए जो ताकत आपके अंदर छुपी हुई है उसका बोध ना हो। 244 साल अभी चुनाव हुआ है अमेरिका के अंदर, 244 साल हो गए अमेरिका को आजाद हुए। वो वुमेन लिबरेशन की बात करता है, वो जेंडर जस्टिस की बात करता है, कहता है ये जो थर्ड वर्ल्ड है, खासतौर से भारत जैसा देश जो पहले विकासशील माना जाता था, कहता था कि साहब यहां औरतों के साथ जस्टिस नहीं होता, यहां औरतों को बुरी तरह से रखा जाता है। भारत के अंदर औरतों को लेकर एक अलग फिलॉसफी बना रखी थी। आप में अगर तथ्यों पे पढ़ाई की होती तो आप इस देश के किसी चौराहे पे खड़े होकर बोलते। कोई नहीं मंच मिल रहा था तब भी ऐसे मंचों से बोलते। 244 साल में दुनिया के सबसे आधुनिक देश जिसको कहा जाता है अमेरिका, जिसने भौतिकवादी में बहुत तरक्की की है, 244 साल में एक बार भी अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने राष्ट्र का राष्ट्रपति किसी महिला को बना पाता। हमको जिनको गरीब कहा जा रहा है, जिनको सपेरों का देश कहा जा रहा है, हमने झूठी आजादी के बाद एक महिला को 16 साल तक प्रधानमंत्री बनाया, हमने एक महिला को राष्ट्रपति बनाया। 235 साल के बाद अमेरिका में पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना ओबामा। हमारे देश में 20 साल पहले KR नारायण दलित राष्ट्रपति बने और वर्तमान राष्ट्रपति भी दलित है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में औरत को कभी सत्ता नहीं मिलती।
पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। लेकिन कुछ पार्टियां इतनी कुंठित हैं कि उनके ऊपर राइट विंग का अगर आरोप लगा दो तो नहीं बोलती। उस भारतीय जनता पार्टी को कभी यह मैंने कहते नहीं सुना, हम राइट विंगर हैं, हम महिलाओं के खिलाफ हैं, हम अपर कास्ट हैं, हम दलितों के खिलाफ हैं। ये आरोप तो लगते हैं, लेकिन आरोप और सत्यता में फर्क होता है। कभी इसका कोई नेता नहीं बोला कि आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। हमने आजाद भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने समर्थन से पहली दलित मुख्यमंत्री को बनाया, मायावती। हमने नहीं बोला। हमने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को धत्ता बताते हुए पहली बार भारत के अंदर कश्मीर राज्य में एक मुसलमान औरत को हमने मुख्यमंत्री बनाया। यह कहने की आप में जुर्रत नहीं है। आप इसलिए शर्माते हैं कि आपको तथ्य पता नहीं है, और आपकी जमीन की मिट्टी का इसका जो स्वाद है, इस मिट्टी की जो परंपरा है, उसकी ताकत को देखिए। कुछ लोगों ने इस देश के दो टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बना लिया, एक बांग्लादेश बन गया। लेकिन जब जब आपकी मिट्टी की खुशबू वहां मजबूत रही, तब इस्लामिक वर्ल्ड में पहली प्रधानमंत्री बेनजीर बनी हमारी मिट्टी पे। बांग्लादेश में दो दो औरतें प्रधानमंत्री बनी हमारी खुशबू की वजह से। अब अगर किसी में ताकत हो तो पाकिस्तान में किसी महिला को प्रधानमंत्री बना के दिखाओ, क्योंकि तुमने उस मिट्टी का खून कर दिया। इसलिए अपने ऊपर हीन भावना बंद कर दें। हम ये हैं, हम ऐसे नहीं हैं। आप आचार्य चाणक्य के वंशज हैं। आपको आचार्य चाणक्य ने उस वक्त एक छोटी सी घटना से उसने आपको मैसेज दिया। उसने कहा किसी बीमारी से लड़ने के लिए सिर्फ दवा नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछते हैं मैं बीमार हो गया हूं, डॉक्टर कहता है अच्छा ये दवा खा लो मैं ठीक हो। किसी मरीज ने आज तक उस डॉक्टर से ये नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे ये तो मैं खा लूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे ये बताइए ये मुझे बीमारी हुई किस कारण से थी, अगर जिस कारण से होगी मैं दोबारा वो कारण नहीं होने दूंगा। ये हमने नहीं पूछा। हम सब दवा लेके आ जाते हैं। आचार्य चाणक्य अपने घर से निकल के जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उनके पैर में एक गोखरू का कांटा चुभ गया। हमारे पूर्वज कैसे थे जरा सोचिए, गर्व होता है ये सोच के। उनके पैर में गोखरू का कांटा चुभ गया, उन्होंने गोखरू का कांटा निकाला और उस दिन के सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए, और उस गोखरू के कांटे को लेकर के वो वापस लौटे। ये रास्ते पे आया कहां से? आसपास देखते गए। जब 1 किलोमीटर के आसपास वापस लौटे तो देखा कि कुछ उस फुटपाथ से 4-5 मीटर की दूरी पर गोखरू का एक कांटा था, एक पौधा लगा हुआ था। उस पे काट क्रॉस किया उन्होंने, घर चले गए। और दूसरे दिन घर से निकले एक बाल्टी मट्ठा लेकर के और उस गोखरू के कांटे की जड़ में डाला। इसका मैसेज था कि अगर कोई चीज ऐसी हो गई है उसे जड़ से मिटा दो। उसका इंतजाम ऐसे मत करो कि कुछ राशन दे करके, सच्चर कमीशन बना करके, माइनॉरिटी कमीशन बना करके, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दे करके, वक्फ बोर्ड दे करके आप इस देश में इन जहरीले गोखरुओं को पालिए मत, उनको जड़ से समाप्त कर दीजिए। यह समाज का दबाव होना चाहिए। समाज अपने स्वार्थ में कि मेरे यहां 4 वर्कर जो हैं वो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनते हैं, लिहाजा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नहीं समाप्त करूंगा, आप समाप्त कर दीजिए। यह सभ्यताओं का टकराव है, यह किसी राजनीति का टकराव नहीं है। अमेरिका का सबसे बड़ा राइटर साइंटिस्ट हैमिल्टन लिख के गया है, इट्स ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। यह संस्कृतियों की लड़ाई है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप समाप्त हो जाएंगे। आपको लड़ना ही पड़ेगा। रोल आपको तय करना है, आप क्या लड़ना चाहते हैं, आप कैसे लड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर अपने उस नारे को दोहराता हूं जो मैं हर जगह देता हूं, क्योंकि जब भी प्रोग्राम खत्म होता है लोग ये पूछते हैं मुझसे, आप हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मैं जब आपको जानते नहीं हूं तो मैं आपके बारे में बता कैसे सकता हूं। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते तो इस देश में जो जहां चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।